The participant join in the meantime. Well, good evening once again to all the participants present here. Today we have the 12th chapter of Alumni Connect from Mechanical Stream and Civil Engineering. So I request Mr. Naveen Kaushik, IRO, to introduce the speaker, Engineer S.K. Mishra, in the webinar. Naveen sir, am I audible to you? I think some network glitches there from his end. So I'm only introducing the speaker, Engineer Satyendra Kumar Mishra. He is acting as the assistant manager in the Design and Development Department of Modi High-Tech India Limited. May I request SK Mishra to start the webinar now? Hello, good evening, sir. And Good evening, good SK. evening, all of you. My name is Satyendra Kumar Mishra, 2016 batch pass out, mechanical branch. I start now. Hello. Sir, हो गई? Hello, sir. I'm audible. Yes, Satyendra, you are audible. Sir, the webinar basic topic is basic hot and cold rolling mill guide system design and manufacturing process. First of all, I introduce rolling mill. Rolling mill is the process of reducing the
thickness of changing the cross section of a length piece by compressing force applied through a set of rollers. बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वायर ड्राइंग प्रोसेस, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट होता है. इसमें 2 सेट ऑफ रोलर्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर गए. उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इससे हम टीएमटी बार्स बना सकते हैं, रॉड्स बना सकते हैं, फ्लैट प्लेट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट, इसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, इसमें रोलर्स के बीच गैप रखा जाता है जो मतलब आप बिलेट बोलते हैं, बिलेट बोल रहे हैं उनको, ब्लूम बोल रहे हैं, जो इनका रॉ मटेरियल होता है उसको बिलेट या ब्लूम बोलते हैं. उससे उसका गैप जो होता है ज्यादा होना चाहिए. रोटेटिंग रोलर परफॉर्मेंस 2 मेन फंक्शंस. pull the work into a gap between them by friction between work parts and rollers. इसके अंदर जो रोलर्स होते हैं उनके बीच में रोटेटरी मोशन की वजह से पुल मोशन बनता है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ पुल होते हैं और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो रिड्यूस होके एक फाइनल प्रोडक्ट में तैयार हो जाता है. Simultaneously squeeze to work the reduce the cross section. सेम वही बात जो ऊपर मैंने बोला, हमने जो पढ़ा था कॉलेज टाइम में और जो यूज किया मशीन है वो इस टाइप की थी. इसमें एक लीवर होता था और ऊपर की तरफ 2 रॉड्स लगी रहती थी और बीच में 2 रोलर होते थे जिनमें हम जिनको हम रोटेट करते थे. दोनों इक्वल, दोनों का जो आरपीएम होता था वो सेम होता था. और जो रोलिंग मिल होती है उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, जो मैंने राइट हैंड साइड में व्यू रखा हुआ है. इसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर बड़ा मैकेनिकल मोटर लगी होती है और इसके अंदर एक गियर मैकेनिज्म लगा होता है जिसके थ्रू दोनों रोलर्स के बीच में पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है और दोनों सेम आरपीएम पर रोटेट करते हैं. टाइप ऑफ रोलिंग मिल्स. रोलिंग मिल कितने टाइप की होती है? बेसिकली रोलिंग मिल 2 टाइप की होती है, सीरीज और पैरेलल. सीरीज में भी 3 कैटेगरीज होती है. ऑल स्टैंडर्ड्स आर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसके अंदर हम एक बार में ही फाइनल प्रोडक्ट नहीं तैयार कर सकते, इसलिए हमको इसमें नंबर ऑफ स्टैंड्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं. तो फर्स्ट है ऑल स्टैंड्स आर हॉरिजॉन्टल. सेकंड नंबर पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टैंड्स, जिसके अंदर इसका कॉम्बिनेशन होता है. एक स्टैंड हॉरिजॉन्टल होता है तो उसका नेक्स्ट स्टैंड वर्टिकल होता है, फिर उसका नेक्स्ट स्टैंड हॉरिजॉन्टल होता है, फिर उसका नेक्स्ट स्टैंड वर्टिकल होता है. ऐसी एक सीरीज चलती रहती है, इसको सीरीज में इसीलिए रखा जाता है. फिर आता है हमारा एक्स टाइप, क्रॉस टाइप. इसमें जो स्टैंड्स होते हैं एक दूसरे को बेस बनाते हुए 90 डिग्री के एंगल पे फिट किए जाते हैं. सेकंड नंबर पे हमारा पे पैरेलल टाइप. सीरीज टाइप रोलिंग स्टैंड. ऑल स्टैंड्स आर हॉरिजॉन्टल. इसके अंदर सारे स्टैंड, आप फोटो में देखेंगे सारे स्टैंड्स हॉरिजॉन्टली प्लेस हैं, एक के बाद एक के बाद एक. इसके अंदर नंबर 1 होता है, इसमें अगर सारे स्टैंड हॉरिजॉन्टल है तो इसमें एक ट्विस्टर गाइड की रिक्वायरमेंट होती है, जो मेरा बेसिक टॉपिक है कि गाइड सिस्टम क्या करता है. जितने भी गाइड्स होते हैं, जो हमारा पीछे से बिलेट या ब्लूम आता है, एंटर करता है, उसको गाइड करता है जो मिल का रोलर होता है उसके सेंटर पे हिट करने के लिए. तो ट्विस्टर गाइड क्या काम करता है, जो भी हमारा पास आता है उसको ट्विस्ट करके अगले स्टैंड पे लेके जाता है. वो मैं आगे बताऊंगा कि ट्विस्टर गाइड का हम यूज क्यों करते हैं. इसमें लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होता है. हॉरिजॉन्टल में क्या है, सीरीज में और हॉरिजॉन्टल वाला जो एरिया होता है इसके अंदर बहुत लार्ज आपको एरिया चाहिए. इसको स्टेबलिसिस प्लांट को लगाने के लिए आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है. इसके अंदर एक्सीडेंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं और स्टैंडों के मुकाबले. इस स्टैंड, अगर इस सीरीज टाइप हॉरिजॉन्टली स्टैंड की बात की जाए तो इसके अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं वो कम होते हैं. आप फोटो देख रहे हैं, इस टाइप के रोलिंग मिल्स के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं. अब आते हैं सीरीज टाइप रोलिंग मिल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टैंड. इसके अंदर देख रहे हैं आप, एक स्टैंड आपका ये वाला हॉरिजॉन्टल है, उसका नेक्स्ट स्टैंड वर्टिकल है, फिर उसका नेक्स्ट स्टैंड हॉरिजॉन्टल है, फिर उसका नेक्स्ट स्टैंड वर्टिकल है, फिर सेम ऐसे ये सीरीज में चलते रहते हैं. अब आगे बात क्रॉस टाइप की. क्रॉस टाइप का इसमें क्लोज, इसका जो रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि ये जो स्टैंड्स होते हैं ये क्लोज फ्रेम के अंदर रखे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आरपीएम होती है, आरपीएम नहीं, जो रॉ मटेरियल निकलने की स्पीड होती है वो 90 मीटर पर सेकंड मिनिमम होती है और मैक्सिमम 130 मीटर पर सेकंड होती है. जो हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम यूज होने वाली स्पीड है
90 मीटर पर सेकंड से लेके 100 मीटर पर सेकंड है। इससे बड़ी ज़्यादा स्पीड की अभी मशीनरी हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। वह 30 मीटर पर सेकंड वाली ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर अभी मशीनें लगी हैं। ये ओनली वायर्स और कॉइल मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज की जाती हैं। इसके अंदर एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है बिकॉज ये क्लोज फ्रेम के अंदर रहता है। इसको स्टैंड्स लगने के बाद ये ऊपर से फ्रेम ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये फ्रेम से बंद हो जाता है। इसके जो मिड में फोटो है, ये फोटो है जो आपका क्लोज होने के बाद ही दिखाई कैसा देता है। और थर्ड नंबर पे जो फोटो है ये आपका कॉइल मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम का फोटो है। अब बात की जाती है पैरेलल टाइप रोलिंग मिल। पैरेलल टाइप रोलिंग मिल ये जैसे सीरीज में होते हैं, एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा। जो पैरेलल टाइप होता है इसके अंदर एक दूसरे से पैरेलल ही रखे जाते हैं। तो इसके अंदर ऑल स्टैंड्स आर हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर वर्टिकल स्टैंड हम नहीं लगा सकते, ये हमारे इसके अंदर डिसएडवांटेज होता है। इसके अंदर रिपीटर रिक्वायरमेंट होता है। ये आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये साइड में स्ट्रिप टाइप बनी हुई है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में नाली टाइप बोल दें तो इसको बोलते हैं रिपीटर। इधर से मटेरियल एंटर करा, फिर इधर से रिपीट होकर इधर मटेरियल एंटर करा, जैसे आप नीचे वाले फोटो में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिपीटर। इसका जो ऑपरेटर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसको चलाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसको लगाने का एक यही एडवांटेज है कि इसको लगाने के लिए बहुत ही छोटा एरिया चाहिए होता है। इसके अंदर एक्सीडेंट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और इसके अंदर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जो एक्सीडेंट होता है उसके वजह से ऑपरेटर को सीधा अटैक पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ की तरफ खड़े रहते हैं इसके अंदर। इसका एक सैंपल वीडियो मैंने निकाला है। ये इस टाइप से वर्किंग करता है कुछ। तो यहाँ की तरफ इसमें ऑपरेटर खड़े होते हैं। हेलो सर, कह रहा है ऑडिबल? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? Yes, you are Yes, audible. Satyendra, you are audible. ठीक है सर। तो ये है रिपीटर टाइप। जो रिपीटर होता है उसका यूज क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्लूम। जो अभी जनरेट हो रही है कैविटी उसको बोलते हैं ब्लूम। Yes, Satyendra. इसको बोलते हैं बिलेट। जो इनका रॉ मटेरियल होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेसिक रॉ आप पीस बोल लीजिए, जॉब बोल लीजिए, जो ये ब्लैंक मटेरियल होता है इसको यूज करके ही आगे टीएमटी बनता है आपका। राउंड राउंड रॉड्स बनती हैं। इसको पहले हीट किया जाता है, प्री हीट ट्रीटमेंट किया जाता है इसका। ये भी इसका जो बिलेट है ये प्री हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए अंदर जा रहा है। इस पे अप्रोक्स ये 1200 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाएगा, जिससे इसको जिसका इसको जो इसका टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक लेके जाया जाता है। जब ये हीट हो जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक, उसके बाद इसको स्टैंड नंबर 1 जिसको बोलते हैं रफिंग स्टैंड के अंदर लेके जाया जाता है।
जिससे लेके जाते हैं इसको बोलते हैं ड्राइवर ट्रेल, जिसपे ड्राइव करता हुआ जाता है। इसके अंदर सेवरल मोटर्स लगी होती हैं और हर मोटर पे एक एक रोलर लगा हुआ होता है जो इसको रोटेट करके आगे की तरफ पुश करता है। ये इसका सेंटरिंग मशीन है जो इसको सेंटर पे करता है। दिस इज स्टैंड नंबर 1 कॉल्ड रफिंग स्टैंड। All the questions will be taken in the end. The participants can write their queries in the chat box. ये फर्स्ट नंबर स्टैंड को रफिंग स्टैंड बोलते हैं, जिसके अंदर इसका साइज जो है रिड्यूस किया जाता है। अगर यहाँ पे इसका हम साइज रिड्यूस नहीं करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ स्टैंड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जो 18-19 तक जा सकती है। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्टैंड होते हैं मिनिमम एक छोट मतलब एक स्टैंडर्ड रोलिंग मिल में 19 स्टैंड तक होते हैं। ये रफिंग स्टैंड से होने के बाद फिर इंटरमीडिएट स्टैंड के अंदर जाता है। अब ये रफिंग स्टैंड ही चल रहा है इनका। अब ये इंटरमीडिएट स्टैंड के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। अब इसके आगे जो भी स्टैंड आएंगे वो इंटरमीडिएट स्टैंड आएंगे। जहां से मटेरियल एंटर किया, जो मैंने अभी बताया कि गाइड सिस्टम क्या काम करता है, इसको गाइड करता है। इसके पीछे की तरफ देख रहे हैं आप, ये एंगल पे ट्विस्ट है। ये एंगल पे ट्विस्ट नीचे की तरफ डाउन में भी ट्विस्ट होता है और साइडों से भी ट्विस्ट होता है। वो इस वजह से होता है कि जो हमारा मटेरियल जो पीछे की तरफ हॉट होता है, हॉट होने के बाद हल्का सा टिल्ट हो सकता है। बैंडिंग होने, मटेरियल गर्म होने के बाद बैंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये हल्का सा फ्लिप रोटेट बनाए जाते हैं, इधर की तरफ और इधर की तरफ, डाउन की तरफ। जिससे अगर ये नीचे की तरफ अगर रोटेट हो गया तो नीचे वाला हिस्सा इसको सीधा करके इसको सेंटर, जो रोल मिल का सेंटर, उसके सेंटर पे हिट करेगा। ऐसे हमारे स्टैंड के हर तरफ एंट्री साइड एंट्री गाइड लगता है, एग्जिट साइड एग्जिट गाइड जलता है, जिसको एंट्री के लिए एंट्री गाइड बोल देते हैं और एग्जिट वाले के लिए डिलीवरी गाइड बोलते हैं। और ये बीच में जो लगा हुआ है, इस बीच वाले के लिए बोलते हैं सपोर्टर, जिसको सपोर्ट करता है कि कहीं से झुके ना, ये इसके अंदर ब्लूम ना बने। जैसे जैसे स्टैंड्स के अंदर से होके जाता रहेगा, इसका साइज रिड्यूस होता रहेगा, इसका साइज रिड्यूस होता रहेगा, जिससे जो मैक्स जो फाइनल स्टैंड होता है उसको बोलते हैं फिनिशिंग स्टैंड। जहाँ पे आने के बाद अगर राउंड बनाना है तो राउंड, वहाँ पे जो रोल मिल पे जो ग्रूव कटा होता है वो राउंड कटा होता है, उसको राउंड क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है। अगर टीएमटी बनाना है तो उस पर टीएमटी के लिए नर्लिंग हुई रहती है, उसको नर्लिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसी के अंदर ग्रूव कटे होते हैं जिससे हमारा टीएमटी निकल जाता है लास्ट में। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे कुछ एंगल पे होता है, जो डिलीवरी से निकलने के बाद एंगल पे होता है, जिससे जो रोटेटरी पार्ट है, जो बेंडिंग पार्ट है, इस पे टच करके सीधा करके सेंटर पे हिट करे। ये हमारा फाइनल पीस बनके तैयार हो गया। जहाँ पे रखे जाते हैं इनको बोला जाता है कूलिंग बेड। ये टाइम टू टाइम रोटेट करके जो पीस होता है इसको आगे की तरफ शिफ्ट करते रहते हैं। यहाँ पे एयर कूलिंग की जाती है नॉर्मल। यहाँ पे वाटर कूलिंग या ऑयल कूलिंग नहीं कर सकते। अगर वाटर या ऑयल कूलिंग हम कर देंगे तो मटेरियल की सरफेस हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी।
अभी शिफ्ट करके उसको आगे की तरफ कर देगा। इसको बोलते हैं पूरा कूलिंग बेड। यहाँ पे नेचुरल एयर कूल के थ्रू ये सारे कंपोनेंट्स जितना भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है उसको एयर कूल किया जाता है जिससे मार्केट में सप्लाई हो सके। तो ये था रोलिंग मिल। इसके बारे में किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। फिर हम चलेंगे रोलिंग मिल के जो गाइड सिस्टम होता है उसका, जो मिल के अंदर ग्रू करते हैं उसका डिजाइनिंग। रोल पास डिजाइन, जो अंदर हमारा फाइनल पीस बना वो ब्लैंक, हमारा रेक्टेंगल जो ब्लैंक था उससे फाइनल पीस तक हम पहुंचे कैसे, उसके अंदर की डिजाइनिंग कैसे की जाती है, अब मैं वो बताऊंगा। Objective the rolling mill pass steel section are generally rolled in several passes which whose number is determined by the ratio of internal input material and the final cross section of the finalized product। इसका मतलब ये है कि जो हमको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है और हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका और नंबर ऑफ स्टैंड्स हमारे पास कितने हैं, उन चीज़ों को देखते हुए हमारे रोल पास के जो ग्रूविंग होती है वो डिज़ाइन की जाती है कि हमको मैक्सिमम हमारे पास स्टैंड कितने हैं और हमारा आउटपुट प्रोडक्ट का डायमीटर क्या है या उसका साइज क्या है या डिज़ाइन क्या है और हमारा इनपुट में हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। सेम वही चीज़ है, पास मिनिमम रिड्यूस द कॉस्ट, मिनिमम रोल वियर्स। अब जो रोलर पास के लिए मटेरियल यूज किया जाता है वो ब्लूम यूज किया जाता है, बिलेट यूज किया जाता है। जो बिलेट होता है वो 140 mm के रेक्टेंगल पीस के साइज को बिलेट बोला जाता है। जो 140 mm से ज्यादा का रेक्टेंगल साइज होता है उसको ब्लूम बोला जाता है। और ये यूज कहाँ का होता है, रोलिंग मिल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, इससे वायर्स बनते हैं, बार्स बनते हैं, रेल्स यानी जो हमारी जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो बनते हैं, और चैनल्स बनते हैं जैसे सी चैनल हो गया, आपका एल चैनल हो गया। और आपका स्टैंड किस टाइप का दिखता है। इंपॉर्टेंट ऑफ टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर होता है कि हमें कितना टेम्परेचर किस स्टैंड पे नेसेसरी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो पास है वो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होगा। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर 1100 मिनिमम है, मैक्सिमम 1200 तक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंड पे थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है बिकॉज इसके ऊपर हम वाटर से कूलिंग करते रहते हैं। अगर कूल नहीं करेंगे, अगर हम वाटर कूलिंग इस पे नहीं करेंगे मिल्स रोल मिल्स पे, तो उनका टेम्परेचर और जो रॉ मटेरियल का टेम्परेचर उसकी वजह से उसके ऊपर वो चिपक सकता है, इसलिए इसको वाटर कूल करते हैं जिसकी वजह से इसका जो मटेरियल का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और ये स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस होता रहता है। जो हमारा स्टैंड नंबर लास्ट का, जैसे फर्स्ट नंबर फिनिशिंग स्टैंड, फिर 10 नंबर तक फर्स्ट नंबर रफिंग स्टैंड, या 10 नंबर तक रफिंग स्टैंड होता है। 11 नंबर से लेकर 16 नंबर तक इंटरमीडिएट स्टैंड होता है। फिर 17, 18, 19 नंबर ये हमारे फिनिशिंग स्टैंड में आ जाते हैं, जब हमारा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो फिनिशिंग कंडीशन में थोड़ा थोड़ा आने लगता है और हमारा 19 नंबर स्टैंड पे आकर फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट में तैयार हो जाता है। सेम वही है टेम्परेचर चार्ट। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द करेक्ट रोल पास डिजाइन, shape of the section is a particularly pass must ensure a free material flow in the roll gap groove। जो हमारा material flow है roll gap groove में वो freely flow होना चाहिए। that means कि जो हमारा पीछे से आने वाला प्रोडक्ट है, जो पीछे से आ रहा है हमारा रॉ मटेरियल, वो आने वाले रोलर से इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसमें हिट कर जाए जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट, मैंने आपको पहले फोटो दिखाया था, वो एक्सीडेंट हो जाता है। जो टाइप ऑफ पास है रफिंग पास, इसका टेपर है 6 to 15 mm। ये सारी डायमेंशन मिलिंग के अंदर, हॉट रोलिंग मिल्स के अंदर mm के अंदर होती है। जितनी भी डायमेंशन लिखूंगा सब mm के अंदर ही होंगी। फॉर्मिंग पास 3 to 10 mm, फिनिशिंग पास 0.5 to 3 mm, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होता है फाइनल कंडीशन में होता है। ग्रूव एंगल, रिलीफ, रेडियस, बॉटम रेडियस एंड फिटिंग, ये एक चार्ट है कि ग्रूव एंगल हमारा कितना होना चाहिए, उस पे रेडियस कितना होना चाहिए, उसकी फिटमेंट क्या होनी चाहिए। तो ग्रूव एंगल फॉर द बॉक्स पास, बॉक्स मतलब स्क्वायर पास, जो हमारा रोप पीछे से जो हमारा बिलेट आता है उसको बोलते हैं ग्रूव मतलब बॉक्स पास। तो इसका 8 to 10 डिग्री का इसके अंदर रेडियस होना चाहिए। 8 to 10 डिग्री का अगर रेडियस नहीं हुआ तो ये रेक्टेंगल पूरा का पूरा उसके अंदर जो फर्स्ट रोल होगा उसके अंदर पूरा फिट नहीं बैठ पाएगा और इसको रेक्टेंगली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते अगले स्टैंड के लिए। ये एक सॉफ्टवेयर है,
डब्लू कोनिक करके सॉफ्टवेयर है जो हमारे रोल पास को डिजाइन करता है। ये इस टाइप का रोल पास का डिजाइन होता है, इसको एंगल बोला जाता है। ये 15 डिग्री का एंगल है सपोज, तो 15 डिग्री का एंगल इसलिए अगर इसको हम बिल्कुल सीधा रख देंगे तो हमारा जो मेल्ट, जो हमारा पीछे से रॉ मटेरियल है वो मेल्ट, इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं होता, वो एक सिर्फ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हॉट होता है कि उसको सिर्फ एक शेप दी जा सके, लेकिन उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए यहाँ पे हम 15 डिग्री का 10 डिग्री का एंगल रखते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये रोल गैप को डिफाइन करता है कि रोल गैप इधर 20 mm इसका रोल गैप है, जिसको हम बोलते हैं पास प्रोफाइल। जो हमारे रोलर के अंदर, जो हमारा मिल रोल है उसके अंदर ये पास प्रोफाइल कटती है। और सेम प्रोफाइल हमारा जो गाइड सिस्टम होता है, यही पास प्रोफाइल उस गाइड सिस्टम के अंदर कटती है फ्रंट साइड में। ये बेसिक रिक्वायरमेंट ये पहले मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, ये सेम वही मटेरियल रफनेस कितना होना चाहिए, स्मूथ कितना होना चाहिए और उस पर एंगल कितना होना चाहिए। और उसके अंदर जो सरफेस, ये टोल, एक तरह से टॉलरेंस बोलते हैं, कितने mm का प्लस या माइनस साइज तक एक्सेप्टेड होता है। अब काम कैसे करता है रोल मिल, अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये पीछे ये हमारा स्टैंड नंबर, सपोज मान लीजिए जो रेड कलर से बना हुआ है, स्टैंड नंबर फर्स्ट का पास निकला हुआ है, जो फर्स्ट से फिनिश होकर हमारा पास निकला, और जो स्टैंड नंबर सेकंड में एंटर करेगा, ये रेड वाला फर्स्ट का पास है और ये स्टैंड नंबर सेकंड की ग्रूविंग है। तो इसको इस शेप में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको रोटेट किया जाता है। अब ये अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टैंड है तो हमको रोटेट करने की जरूरत नहीं होती। तो जो मैंने बताया ट्विस्टर गाइड यहाँ पे यूज होती है। अगर पीछे जो मटेरियल आ रहा है, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम ओवल में कन्वर्ट करेंगे, इस शेप को ओवल शेप बोलते हैं। इसमें 3 शेप चलती हैं, स्क्वायर, ओवल और राउंड। राउंड को हम बोलते हैं जो बिल्कुल राउंड सेक्शन होता है, और ओवल को बोलते हैं जो इस तरह का, इसको एक तरह का बोल दिया जाए अंडाकार शेप। और ये वाला जो शेप है ग्रीन कलर से, ये स्क्वायर शेप है। ये हमारा जो ब्लैक कलर से है, ये हमारा जो शेप है, ये हमारा रॉ मटेरियल शेप। ये मान के चलिए 130 बाय 130 का स्क्वायर है। इसको फिर कन्वर्ट करके ओवल शेप में, जो नेक्स्ट मान लीजिए फर्स्ट नंबर स्टैंड में ये एंटर किया, और फर्स्ट नंबर स्टैंड में ये ब्लू कलर की डिजाइन बनी हुई है, तो उसको कंप्रेस करके ओवल बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंड पे ले जाने के लिए सेम प्रोफाइल अगर हम स्ट्रेट हिट करेंगे तो वो ग्रीन कलर, जो आपको ये ग्रीन कलर का शेप दिख रहा है, शेप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। या तो स्टैंड नंबर 1 हॉरिजॉन्टल हो, स्टैंड नंबर 2 वर्टिकल हो, तब ये पॉसिबल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तो ये पॉसिबल है, लेकिन अब दोनों स्टैंड हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हमको एक गाइड ट्विस्ट करनी पड़ती है, जिसको ये ग्रीन कलर का पास है वो ट्विस्टर गाइड के रोलर पे हिट करके उसको ट्विस्ट करके रोटेट करके बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल पास है उसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, और हम उस पास को ऐसे कंप्रेस कर देते हैं तो ये ओवल शेप आ जाती है। फिर ऐसे नेक्स्ट स्टैंड फिर राउंड से ओवल में जाता है, फिर ओवल से राउंड, फिर राउंड से ओवल, ओवल से राउंड, ऐसे नंबर ऑफ स्टैंड करके ये आगे चढ़ता रहता है। तो इसका जो रिड्यूसिंग पार्ट है, ये स्क्वायर से ओवल में जो कन्वर्ट हुआ, तो इसका और ओवल वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया में 80% का रिड्यूस करते हैं। जो रिड्यूसिंग पार्ट होता है वो 80% होता है। अगर इससे ज्यादा हम कर देंगे तो नेक्स्ट स्टैंड के अंदर वो एंटर ही नहीं करेगा और वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर करेक्ट रोलिंग पास, an upton number of passes too greater in number lower the output। ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, इसकी नॉर्मल कोई जरूरत नहीं होती है, ये हम लोग के यूज का होता है। ये सब भी हम लोग के यूज का है जो हम डिजाइनिंग करते हैं अपने रोलिंग गाइड्स की। बस देखना चाहे आप लोग देख सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता नॉर्मल में। सेम सब कुछ वही है, पास रिड्यूस करने का तरीका। ये इसका सॉफ्टवेयर है जो मैंने बताया। ये मान के चलिए राउंड 5.5, ये फिनिश डायमीटर राउंड 5.5 को डिजाइन करना है हमको। इस सॉफ्टवेयर पे हम डिजाइन करते हैं। तो जो हमारा बिलेट डायमीटर है स्क्वायर 130 का है, और बिलेट की जो लेंथ है वो इतने वेट है, सॉरी इतने मिलीमीटर, इतने mm में। उसका जो एंट्री टेम्परेचर वो 1100 है। तो जो बिलेट है वो रेड कलर का है, उसको कन्वर्ट करके फिर हम इस शेप में करेंगे। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस हिसाब से 80% क्रॉस सेक्शन में रिड्यूस करके उसका हम अगले पास में डिजाइनिंग बनाते रहते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमको ये पता लग जाता है कि नेक्स्ट स्टैंड में हमारा पास डिजाइन, हमको रोल में क्या डिजाइन करना है, और हमारा जो एंट्री गाइड है, जो हमारा रोलिंग गाइड है, जो उसमें मटेरियल को हिट कराएगा सेंटर में, उसमें क्या डिजाइन रखना है, इसी के हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं। इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। सेम ये है, ये 5.5 के लिए है। इसमें फिनिशिंग स्पीड क्या है, 100 है, और इसका बिलेट का स्क्वायर है 150। ये बिलेट है, बाकी सॉफ्टवेयर इसको बिलेट ही कंसिडर करता है, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लूम है।
ये 5.5 के लिए है, ये नेक्सस पास का डिज़ाइन है, सेम ऐसे ही है। Well, kindly wait. I think some network glitch is there. The speaker will join shortly. I think Satyendra is having some network issue. He is reconnecting again. Hello? Yatharsh. Sir, he is reconnecting again. I had a talk with him. He is Okay. reconnecting again. Okay. I think his Wi-Fi has stopped. Wi-Fi. Okay. Attendees, please wait for some moment. In the meantime, I posted the feedback form link. The participants can fill that form.
Yeah, now the speaker is back. हेलो सर, वो मेरा थोड़ा नेट चला गया था, सॉरी। No issue, no issue, sir, no issue. You can continue now. ये मेरा शेयरिंग सिस्टम डिसेबल हो गया, देखिए सर। अब करिए, हो जाएगा। हो गया, हो गया। तो यहाँ पे थे ना सर हम? Yeah, on this slide, we are seeing this slide. ठीक है, ओके सर। तो बेसिकली ये जो होता है रेड कलर से जो एरिया दिखाया गया है, ये रेड कलर का, ये हमारा बिलेट साइज है, इसका 130 का स्क्वायर है। तो स्टैंड पास जो डिजाइन होता है वो इस बेसिस पे किया जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे ये बिलेट है, इसके अंदर कोई भी कट नहीं बना हुआ है, इसका मतलब बिलेट साइज है। इसके बाद जितने भी स्टैंड है सब पे कट बने हुए हैं किसी ना किसी साइड में। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टैंड का डिजाइन है। तो इसके अंदर जो पहला ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल स्टैंड है, और ये दूसरा जो है हल्का सा ब्लूइश कलर का है, ये वर्टिकल स्टैंड है। तो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया टाइम टू टाइम स्टैंड बाय स्टैंड ये रिड्यूस होके 80% रिड्यूस करके अगले स्टैंड में भेजा जाता है। अगर उससे कम करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ स्टैंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जिससे हमारा जो आउटपुट आएगा उसका रेट इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, मार्केट में बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको कोशिश ये की जाती है कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टैंड है वो कम से कम हो, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो इसी वजह से हमको ये 80% जो हमने अभी तक जितना भी किया है, जो हमारे सीनियर भी थे डिज़ाइन फील्ड में, उन्होंने भी जो अपना प्रैक्टिकल किया एग्जाम्पल, तो उसमें 80% में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर उससे हम कम करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो रोल मिल का मटेरियल होता है, जो रोल का मटेरियल होता है, कई बार क्या है, चाइना का सबसे ज़्यादा जो मिलें होती है चाइना का यूज़ करती थी, अब तो बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, और कुछ कोविड इशू की चाइना से इशू चल रहे उस वजह से बंद हो गया। तो चाइना का सबसे ज्यादा यूज करती थी। चाइना में क्या रॉ मटेरियल वो ऐसा लगाते थे, वो बीच बीच में कहीं कहीं होल कर देते थे, पता नहीं किस टेक्नोलॉजी से करते थे, वो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया करते कैसे थे। लेकिन बीच में क्या होल कर देते, जिस वजह से मटेरियल की जो वीकनेस है वो सरफेस पे तो नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदर से वीक हो जाता था। टाइम टू टाइम जब रोल, जब वियर एंड टीयर होता है तो कुछ टाइम आने के बाद वो टूटने लगता है, जिस वजह से ये 80% से अगर अभी से मैक्सिमम पे ले जाते हैं, 90% रिड्यूस कर देते हैं, तो एक्सीडेंट इतना भयानक होता था कि रोल का जो स्टैंड होता है, मिल स्टैंड होता है, उसको भी तोड़ देता था मटेरियल। तो जो लॉस होता था कंपनी को बहुत ज्यादा होता था। तो प्रैक्टिकली 80% में बहुत अच्छा रिजल्ट है कि कोई स्टैंड का लॉस नहीं होता कि स्टैंड तोड़ तोड़ दे, जो हमारा बिलेट है वो स्टैंड तोड़ दे, या जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है अगर उसमें कोई एक्सीडेंट होता है तो स्टैंड कभी नहीं टूटता। 80%, उससे ज़्यादा ले जाते हैं तो स्टैंड टूट जाता है। अगर उससे आप कम रखोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टैंड बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगा और भी चीज़ों का लॉस होता रहता है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, सेम ये भी वही चीज़ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, स्क्वायर टू फ्लैट बनाने की कोशिश करी है, इसको स्क्वायर टू रेक्टेंगल देने की कोशिश करी गई है। इसमें क्या है, स्क्वायर टू रेक्टेंगल है, बट यहाँ पे कहीं पे भी साइड में कर्व्ड रेडियस नहीं है। इस वाली फोटो के अंदर आप देखें कर्व्ड रेडियस है। तो कर्व्ड रेडियस और फ्लैट रेडियस का मैं आगे बताऊंगा कि यूज क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही फ्लैट है, ये 5.5 के लिए है, ये सब 5.5 के लिए। ये जो फिनिश प्रोडक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं, 5.5 डाया का फिनिश प्रोडक्ट है जो टीएमटी होता है हमारा, 5.5 वाला है ये डिजाइन। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर स्क्वायर 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 है। अब इसके नेक्स्ट पे आ गए तो जो फिनिश प्रोडक्ट है, ये वाला जो आपका ग्रीन कलर वाला है वो यहाँ पे आ गया ग्रीन कलर से, उसको कन्वर्ट करके ओवल कर दिया। अब ये 1 2 3 4, ये 4 तक रफिंग स्टैंड है। अब जिस कस्टमर का है उसके लिए 4 रफिंग स्टैंड है। उसके बाद 5 6 7 7, उसके बाद उसके इंटरमीडिएट स्टैंड है। ये वाला जो है इंटरमीडिएट स्टैंड में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो शेप है वो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे जो शेप होती है इसकी रफिंग जो सरफेस क्वालिटी होती है इतनी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर बोल दिया गया। अब ये स्क्वायर से कन्वर्ट करके राउंड में कर दिया गया, सॉरी ओवल में कर दिया गया। जो ब्लू कलर की शेप है इसको ओवल शेप बोलते हैं, और जो ग्रीन कलर से इसको राउंड, और जो ब्लैक कलर से इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो इसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ओवल से राउंड में ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, दैट मीन्स यहाँ पे एक स्टैंड इनका हॉरिजॉन्टल है और जो नेक्स्ट स्टैंड है वो वर्टिकल है। एक स्टैंड हॉरिजॉन्टल, एक स्टैंड वर्टिकल, तो यहाँ पे हमें ट्विस्टर गाइड की कोई जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे अब ये ओवल ओवल से राउंड बना, राउंड से भी फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में आ गया अभी। अब यहाँ पे 5.5 गए तैयार हो गया। जो हम टीएमटी पे देखते हैं ना, साइडों में हल्की हल्की नर्लिंग निकली रहती है। टीएमटी जो हम मार्केट में कभी भी हम खरीदते हैं घर वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें साइड में देखते हैं ना हल्का सा उभरा हुआ पार्ट होता है,
तो हम ये सोचते हैं कि ये कोई डिजाइन होगा, इसकी वजह से स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो बेसिकली डिजाइन वगैरह कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, जो दोनों रोलर को बीच कंप्रेस करने के बाद हल्का सा फ्लैश मटेरियल बच जाता है, ये वो वाला हिस्सा होता है जो हल्का सा निकला हुआ रहता है, बाहर की तरफ बचा हुआ रहता है। इनका एक चार्ट है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू निकल के आता है कि स्टैट नंबर इस पे कितना डिजाइन रहेगा, उसकी कैलकुलेशंस क्या होंगी, उसी हिसाब से जो हम ऑटो कैड में या अलग सॉफ्टवेयर में जो उसका हम रोल मिलकर डिजाइन तैयार करते हैं। इसके बेनिफिट्स वगैरह है कि टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, इस पे इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना रखना चाहिए, ये सब है इसके अंदर। ये इसका फाइनल चार्ट है जो हमारा कंपनी में यूज होता है, जो रोल मिल ग्रूविंग करता है उसको भेजा जाता है इस टाइप का चार्ट कि पावर कितना होता है, रोल मिल पे पावर कितना रखना है, स्टैंड में मोटर कितने पावर की चाहिए, ये वो सब है। इसमें नंबर ऑफ स्टैंड है, ये पास नंबर है, पास नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 17 तक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टैंड है वो 17 है। पास नंबर मतलब स्टैंड नंबर दोनों एक चीज होती है कि पास किस में कटेगा, मिल पे, जो मिल का स्टैंड होता है, और स्टैंड के रोलर पे जो पास कटेगा उसको पास नंबर बोलते हैं। तो इससे होता है कि स्टैंड नंबर 17 स्टैंड पे जाके इसका फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा। Characteristics for a good rolling pass to enclose a profile with a smooth surface, correct dimensions within the लिमिट्स ऑफ ए स्टैंडर्ड्स। जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो भी हम डिजाइन बनाते हैं उसका एक अपना एक स्टैंडर्ड है, आईएस स्टैंडर्ड। अगर हम नेट पे चेक करेंगे इसका आईएस स्टैंडर्ड इजीली मिल जाता है, हर चीज का आईएस स्टैंडर्ड अवेलेबल है नेट पे। तो उस हिसाब से हमारा जो हमारा बिलेट है और हमारा टीएमटी है, इनका भी एक स्टैंडर्ड है, लिमिट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड। इसीलिए यहाँ पे टर्म्स लिखे लिमिट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड। जितनी भी कंपनियां टीएमटी मैन्युफैक्चर करती हैं वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, उसके उस स्टैंडर्ड से वो लोग बाहर कुछ नहीं बना सकते। क्योंकि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में जो इंडिया में चीज बेच सकते हैं वो इंडिया ने पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कोई भी सामान बेच सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रोलिंग पास डिजाइन, हमको उस स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना होता है कि इसके हम बाहर नहीं जाए, इस लिमिट्स को हम क्रॉस ना करें। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट दी रहती है। इंश्योर द मिनिमम एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, पावर एंड रोल कंजम्पशन। रोल कंजम्पशन का मतलब ये क्या है कि जब रोल चलता है, जब बिलेट उसके अंदर हॉट बिलेट उसके अंदर से निकलता है, तो रोल में वियर एंड टीयर होते हैं जिसको हम रिड्यूस करने के लिए उसके ऊपर हम वाटर कूलिंग वगैरह करते हैं। तो वो कम से जो रोलर का वियर एंड टीयर है वो कम से कम हो, और जो हमारा उसमें मोटर यूज हो रही है, अगर हम 90% सॉरी 70% डाई रिड्यूस 70% माल रिड्यूस करके उसके अंदर से निकालेंगे तो जो हमारी मोटर लगी हुई इलेक्ट्रिक मोटर वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगी उसको आगे की तरफ पुल करने के लिए। तो हमारे पावर कंज्यूम ज्यादा ना करे और जो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए और रोल का वियर एंड टियर कम होना चाहिए। to give deformation in such a way and to a state of having minimum internal stress in the finalized product। जो इंटरनल डिफेक्ट है वो कम से कम होना चाहिए। जो कहने का मतलब ये है, जो भी बिलेट गर्म होने के बाद जो बिलेट है ऑलरेडी वो कास्ट होके बनता है। बिलेट जो हमारा कहीं से कट के नहीं आता है, ये कास्ट किया जाता है उसके बाद बनता है। तो कास्ट होने में क्या है, ब्लो होल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो रोलिंग के थ्रू ब्लो होल रिड्यूस होते हैं। तो ब्लो होल अगर आए भी है फिनिश जो आपका बिलेट के अंदर, तो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर ब्लो होल इतने ज्यादा रोल करके भेज जाए फिनिश प्रोडक्ट के अंदर ब्लो होल खत्म हो जाए बिल्कुल, तो जिससे हमारे फिनिश प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ जो है अच्छी हो जाएगी। सेम ऐसे ही आगे हैं ये रोलिंग के कैरेक्टर्स हैं। सेम इसके डिटरमाइन ऑफ फाइनलाइज प्रोडक्ट डायमीटर, वही है जो पहले है। कैलकुलेटर स्टील कंस्ट्रक्शन फैक्टर्स, जो स्टील होती है टीएमटी होता है कंस्ट्रक्शन फैक्टर में कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज किया जाता है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है किस फील्ड में किस एरिया के लिए यूज हो रहा है। तो सेम कैलकुलेट द एवरेज एलोंगेशन द नंबर ऑफ पास रिक्वायर्ड। एलोंगेशन का मतलब वही है कि इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज चेक करनी जाती है कि मटेरियल जो रॉ मटेरियल हो क्या उसका मटेरियल क्या है और उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो कितना एक्सटेंड हो सकता है, वो कितना रोल करने के बाद कितना आगे की तरफ एलोंगेट हो सकता है। डिटरमाइन द अप्रिशिएट पास साइज। अप्रिशिएट पास साइज का मतलब वही है जो मैंने पहले दिखाया पास डिजाइन के अंदर, कि किस पास को रिड्यूस करके जो हमें नेक्स्ट पास बनाना है उसके लिए हमें फर्स्ट वाला पास हो कैसा रखना पड़ेगा जिससे हमारा नेक्स्ट वाला पास तैयार हो। तो नंबर ऑफ स्टैंड में पास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैलकुलेशन ऑफ रोलिंग पावर रिक्वायर्ड एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट लोड। रोलिंग पावर रिक्वायर्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इक्विपमेंट लोड, इक्विपमेंट लोड्स में जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, समथिंग लाइक अगर इसमें आप शाफ्ट की बात करें, इसके अंदर स्प्लाइन शाफ्ट यूज की जाती हैं। एक एक
मतलब एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट करने के लिए। और मोटर होती है सब इलेक्ट्रिक यूज की जाती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पास प्रोग्रेशन एंड फैमिली ट्रीज, ड्राइंग ऑफ डिटेल पास शेप्स। डिटेल पास शेप का मतलब एक लिस्ट चार्ट बनाया जाता है कि स्टैंड नंबर 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ स्टैंड का पास कैलकुलेशन किया जाता है कि इसमें पास में क्या क्या साइज रखा हुआ है। उसी हिसाब से जो रोलिंग गाइड होती है, जो रोलिंग गाइड स्टैंड मैंने वीडियो में दिखाया, रोलिंग गाइड जो उसको सेंटर पे हिट करती है उसमें रोलर्स लगे हुए होते हैं, उस पर भी सेम पास काटा जाता है जो पीछे वाले स्टैंड का होता है। इसका टेम्परेचर है, किस मटेरियल का कितना टेम्परेचर होता है। कार्बन एंड एलॉय स्टील का टेम्परेचर 1200 से 1220, कार्बन एंड लो एंड मीडियम एलॉय स्टील का 1180 से लेकर 1200 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। जो इसका टेम्परेचर हमें पहले फिनिशिंग स्टैंड में एंटर करने से पहले जो इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर हम तैयार करते हैं जिससे इसका जो साइज है क्रॉस सेक्शन एरिया वो रिड्यूस हो सके। कार्बन एंड एलॉय स्टील एंड टूल एंड बेरिंग स्टील का 1120 से 1140 तक, सेम ऐसे ही लास्ट तक की लिस्ट है ये पूरी। तो ये हो गया हमारा सर बेसिक खत्म। किसी का सर कोई डाउट हो? हेलो हेलो सर। Yes, Satyendra, you are audible. सर हाँ, मेरा खत्म हो चुका है। Okay, fine. Raghunandan Gupta raised hand, but he is no more now here in the PPT. Okay. Anybody from the participants wants to ask the question? Thank you, Devanand sir, for the feedback. Well, I think that participants don't have any query right now. Okay, sir. So now I will request Mr. Vishwas Gautam sir to give the vote of thanks to the speaker. Thank you, Ayush. Thank you, Mr. Satyendra. It was extremely enlightening session. I think the topicality and the extreme technicality of the topic is the reason that we see very niche audience here. So if you will can share your email ID, we'll be highly obliged so the people can reach out to you. Okay, sir. If you can just share your email ID with us, so those who have any further queries or questions, they can reach out to you. We'll be highly obliged if you can do that. And we'll request you to have a session again with us on the basics of the topic that you have taken today, so that we can have all our students also have the benefit of it. So Ayush can connect with you and have another, if you have time, I know that you might be having a lot of things at your disposal. So whenever you have time, if you can have another session with us, and we can involve all our students as well, who can, get the benefit out of the immense information that you have provided today. Ayush, can you just, get in touch with sir again? Yeah, sure, sir, sure. We'll have one more session of the basics so that, I think it was a very niche topic. So today I too got some idea about the rolling machine too, though I'm from a computer background. But that's what I'm saying. It was very eye-opening for me as well. Becoming from non-technical background to understand the entire system. So our students will benefit a lot if you can just give us one more session where you can take it from the basics. Basically, sir, rolling guide system ये ऐसा सिस्टम है सर, इसको कॉलेज में भी जल्दी नहीं पढ़ाया जाता। और हमने इसका जो पार्ट पढ़ा हुआ है, बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा था, वो भी हमको एक सर ने पढ़ाया था जो पहले लैब असिस्टेंट थे। वो वायर ड्राइंग प्रोसेस के नाम से पढ़ाया गया था। वही मतलब मैं आई एम वेरी श्योर कि जिस दिन थोड़ा तो ये टॉपिक का नाम ही इतना था कि आगे तो घबरा गए होंगे। एक्चुअली ऐसा है, रिड्यूस मैं टॉपिक को जितना कम क्योंकि ये जो मैंने दिया है सर ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक ऊपर का जो होता है बिल्कुल। आप ये समझिए कि इसके अंदर अभी मैं डिटेल के अंदर गया ही नहीं सर।
But we request you to have another session because we expect the classes to resume soon as well, and the students to be involved. So if you can just share your email ID with us, so the participants can talk to you directly over the email, and we'll invite you again with a lot of students to again touch this topic, because this is a very relevant topic and students should know about it. Ayush, so please do connect with Satendra sir again, and post Diwali if we can have any date. Yeah, sure. I will connect with him and let you know. Yeah, thank you Satendra sir for taking our time on Sunday. Welcome, thank you Naveen sir again for introducing a bright alumni of MIT. You keep on bringing these stars out, and we are nothing but left amazed. Thank you very much, Naveen sir. Thank you, Vishwajit. Thank you. And thank you, Satendra ji. Again, from bottom of our heart. See you very soon. See you soon again. Yeah. Bye and take care. Everybody should take care.